नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री रहेंगे हमेशा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर पेपर GS2 को, ये 56, 59 को डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप पेड ग्रुप से भी हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी और ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी, और इसके साथ ही आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ने से आपको चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स ईजिली अवेलेबल होंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं इनका वर्णन करना है, और साथ ही कहा गया है कि किस प्रकार अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन के अधिकार के विशेष क्षेत्र का विस्तार किया है। देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि हमने सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आज भी इम्पॉर्टेंट हैं। कोई क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स से रिलेटेड है या ऐसा क्वेश्चन जिसके आज चांसेस नहीं हैं पूछे जाने के, तो उनको हमने डिस्कस नहीं किया है। इसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगी उसका आंसर करने का। और साथ ही जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें मैंने एक आपको आइडिया देने का प्रयास किया है कि कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं। आप उसमें अपनी तरफ से पॉइंट्स ज़रूर ऐड कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको जो भी आपको सही लगे आप उसमें पॉइंट्स आराम से ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने मैंने पॉइंट्स बता दिए उतने ही सफिशिएंट हैं, उसमें आप ऐड ऑन आराम से कर सकते हैं। और आप आंसर को पैराग्राफ में लिखेंगे या पॉइंट्स में, ये पूरी तरह से आपकी विश है, लेकिन हमने यहाँ पर पॉइंट्स में डिस्कस किया है क्योंकि पॉइंट्स से चीज़ें आसानी से हम उनको याद रख पाते हैं और डिस्कशन में भी आसान रहता है, राइट। तो हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। पहले कहा गया है कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में दिए गए मूल मानव अधिकार हैं जो सारे नागरिकों के लिए हैं, ठीक है। इन्हें जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना लागू किया जाता है। जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे हैं जो फॉरेन सिटीजन्स इंडिया में रहते हैं उनको भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, ज़रा इनको कॉमेंट करके बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, कहा गया ये महत्वपूर्ण है कि अदालतों द्वारा मौलिक अधिकार लागू किए जाते हैं। आपको पता है कि यदि फंडामेंटल राइट्स को लागू नहीं किया जाता है तो हम इसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं, और ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिएबल है। वहीं पर DPSP की बात करें तो इनको यदि लागू नहीं किया जाए तो इनके अगेंस्ट हम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन ये भी इसमें मेंशन है कि सरकारों को ये ध्यान रखना है अपनी नीति निर्माण के समय कि वो DPSP को एक गाइडिंग फोर्स की तरह यूज़ करें, राइट। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो मैंने बता दिए। आपको सारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स पता होने चाहिए, तो थोड़ा आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आर्टिकल 21 पर आते हैं, जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। तो आर्टिकल 21 जो है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। जीवन का अधिकार हमारे अस्तित्व के लिए मौलिक है, मूलभूत है, जिसके बिना हम एक इंसान के रूप में नहीं रह सकते हैं। खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जीवन शब्द है इसका अर्थ केवल पशु अस्तित्व से अधिक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक एनिमल की तरह हमारा एग्जिस्टेंस है। वैसे ही सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, अपनी पुरानी जो टिप्पणी थी उसको दोहराया था और कहा था कि इसमें स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। ये नहीं कि हम सिर्फ एक पशु के समान जीवन जी रहे हैं, वो काफ़ी नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार हमको किससे मिलता है, आर्टिकल नंबर 21 से, ठीक है। तो ये दो केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं जिससे आर्टिकल 21 की जो न्यायिक व्याख्या है उसको विस्तार मिला है, राइट। इसके अलावा कुछ और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, इसकी व्याख्याएं की गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, ये इसमें कहा गया था आर्टिकल 21 के अंतर्गत न सिर्फ हमको जीने का अधिकार है बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, ठीक है। वैसे ही फ्रांसिस कोराली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो केस था, इसमें भी कहा गया था कि हमको ह्यूमन डिग्निटी के साथ विद बेयर नेसेसिटीज़ जो है उसके साथ जीने का अधिकार है, जिसमें हमको प्रॉपर एडिक्वेट क्लोथिंग मिले, न्यूट्रिशन मिले,
शेल्टर ओवरहेड, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइडेड हो। तो इस तरह से इसका जो स्कोप है, इसकी व्याख्या है, ये समय समय पर बढ़ती गई। और राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो 2013 में कानून आया था, इसके अंतर्गत भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो हमें ऐसे जीने का अधिकार है, महिलाओं को ऐसे जीने का अधिकार है जहाँ पर उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो ये भी निकल कर आता है आर्टिकल 21 से, कि हमें एक स्वच्छ एनवायरनमेंट में जीने का अधिकार है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने डिस्कस कर लिए हैं इम्पॉर्टेंट जो भी थे। प्रिजनर्स की राइट की बात करें तो ये भी आर्टिकल 21 से निकल कर आती है। तो इस तरह हमने देख लिया कि कैसे इसमें इसका जो स्कोप है आर्टिकल 21 का, ये समय समय पर बढ़ता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तनाव क्षेत्र है उनका विश्लेषण करें और वर्तमान समय में जो संघीय सरकार और बिहार राज्य के बीच संबंध है उनका हमें वर्णन करना है। तो भारतीय संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली प्रदान करता है। जो भारतीय संविधान है, ये सरकार को एक संघीय प्रणाली प्रदान करता है। यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें संविधान से अपने अधिकार प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो राज्य हैं वो केंद्र से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपनी शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तो इनके बीच में तनाव के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति शासन का प्रभाव। ये जो राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है, ये एक बहुत बड़ा तनाव का क्षेत्र रहता है। कहा जाता है कि केंद्र सरकार इस पर कई बार अपनी मर्जी चलाती है और उसको लागू करने का प्रयास करती है। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में दिखाई देती हैं। गवर्नर जो होते हैं ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट्स के रूप में देखे जाते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट में दखल अंदाजी करने का प्रयास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये एक तनाव का क्षेत्र हो जाता है, गवर्नर की जो पावर्स होती हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंक्वायरी कमीशन होते हैं, जांच आयोग, इनकी जो नियुक्ति है, इनको करने की केंद्र की जो शक्ति है, ये भी एक तनाव का क्षेत्र होता है। और केंद्र और राज्य को एक दूसरे के विरोधी दलों के रूप में नहीं माना जाता है। तो जो केंद्र और ये है, ये आपस में अगर ऑपोजिशन के रूप में देखें, ऑपोजिट पार्टीज रहती हैं जब केंद्र और राज्य में, तो विरोधी दलों के रूप में ये सामने आते हैं। तो जिसकी वजह से ये तनाव का क्षेत्र बन जाता है। राइट, तो यहाँ पर हमने देख लिया कौन कौन से तनाव के क्षेत्र हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं वो आपस में सामंजस्य स्थापित करके डेवलपमेंट की तरफ काम करें, ना कि आपस में कटुतापूर्ण और विरोधी व्यवहार रखें। ठीक है, और इन्हें संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए समन्वय से काम करने की आवश्यकता होती है। राइट, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को आपस में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्थापित करना चाहिए और देश के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, इसका जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, वर्तमान समय में संघीय सरकार और बिहार राज्य के बीच संबंधों के बारे में पूछा गया है। इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस पॉइंट पे रेलेवेंट था, इस समय पर ये रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल ढांचे के सिद्धांत का हमको आलोचनात्मक विवरण करना है। तो न्यायिक पुनरीक्षण देख लेते हैं क्या है। जुडिशियल रिव्यू कानून या आदेश की वैधता की समीक्षा करने और निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति है। न्यायपालिका के पास एक शक्ति होती है और ये जो भी कानून होते हैं या जो भी सरकार के द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं उनकी वैधता की समीक्षा करता है। राइट, इस सिद्धांत के तहत न्यायपालिका के द्वारा कार्यकारी और विधायी कार्यों की समीक्षा की जाती है। और उसके बाद आते हैं हम मूल ढांचे की तरफ। तो न्यायिक पुनरीक्षण आप समझ गए होंगे कि जो भी लॉज और ऑर्डर्स पास किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको एक बार उसकी समीक्षा करने का जो पावर है वो न्यायालय के पास होता है। फिर हम देखते हैं मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, ये एक न्यायिक नवाचार है जो ये सुनिश्चित करने के लिए है कि संशोधन की शक्ति का संसद द्वारा दुरुपयोग ना किया जाए। देखिए, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो इसमें अमेंडमेंट जो होते हैं उनमें ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि जो भी अमेंडमेंट हो वो उसकी जो आत्मा है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिस है, उससे छेड़छाड़ ना करे। तभी ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ दी हुई हैं, जो सेक्युलर नेचर दिया गया है इंडिया का, उसमें कोई परिवर्तन हो। तो जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसी तरह डिफाइन किया गया है कि जो भी बेसिक वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको परिवर्तित ना किया जाए। इसके बारे में समय समय पर जो भी जजमेंट्स दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनमें बताया जाता है कि कौन सा बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। ठीक है,
तो इसके पीछे ये आशय है कि भारत की जो संविधान है इसकी मूल विशेषताओं में परिवर्तन ना हो, जो बेसिक विशेषताएं हैं वो कहीं चेंज ना हो जाए। जैसे कि हम देखते हैं गोलकनाथ मामला जो आया था 1967 में, अदालत ने अपने पहले की टिप्पणी को पलट दिया जिसमें कहा था कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, तो इसको इसने पलट दिया था कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और मूल ढांचे के सिद्धांत की अवधारणा को परिभाषित करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने निभाया? केशवानंद भारती मामला 1973। तो ये जो 1973 का मामला है केशवानंद भारती मामला, इसमें मूल ढांचे की अवधारणा बेसिकली दी गई थी। और इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना का जो सिद्धांत दिया था इसका प्रयोग भी किया। तो मूल संरचना के जो भी सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट्स दिए गए हैं, जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं, उनको हम एक ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको एक बार आप रेफर कर लीजिएगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जनांकीय लाभ क्या है और आर्थिक समृद्धि पर इसके प्रभाव को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में हमको डेफिनेशन बतानी होती है। क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता ही है, इंट्रोडक्शन हम देते हैं, फिर मिडिल का पार्ट देते हैं, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। तो इसी पैटर्न में आपको सारे आंसर्स अपने लिखने होते हैं। तो वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जनांकीय लाभ कब होता है? जब जो कुल आबादी है इसमें जो कामकाजी लोग हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, इनका अनुपात अधिक होता है, क्योंकि ये इंगित करता है कि अधिक लोगों के उत्पादक होने और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने की क्षमता है। देखिए, अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उस कंट्री के पास क्या होगा, ये ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो ज़्यादा ग्रो कर सके, क्योंकि ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो इस समय पर डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया के पास 2020-21 में जो इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन है, एवरेज एज है पॉपुलेशन की, वो लगभग 29 ईयर्स के लगभग है। ठीक है, तो ये हमारे पास जनांकीय लाभ है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो हमको बताना है इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या है। आगे देख लेते हैं। जनांकीय लाभ का आर्थिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये एक आर्थिक लाभ है। जनांकीय लाभ से हमको इकोनॉमिक प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। देख लेते हैं इसके प्रभाव में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। उत्पादकता को बढ़ाने वाले श्रम बल में वृद्धि, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है, तो एक बहुत बड़ा श्रम बल है रहता है। बुनियादी ढांचे पर खर्च करने के लिए जनसांख्यिकीय जो लाभांश है इसके द्वारा बनाए गए वित्तीय संसाधनों में वृद्धि, उसमें वृद्धि हो जाती है। महिलाओं के कार्यबल में भी वृद्धि होती है, ज़्यादा महिलाएं वर्कफोर्स में आती हैं। बचत दर में वृद्धि होती है, ज़्यादा लोग कमाएंगे तो ज़्यादा सेव करेंगे, ज़्यादा सेव करेंगे तो ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, देखिए इसके साथ कुछ इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा पॉपुलेशन से अगर वो अनस्किल्ड है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट यदि बढ़ता है तो वो जो है वो सरकार पर बाहर बन जाती है। ऐसी पॉपुलेशन जिसके पास स्किल नहीं है, जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उनको रोज़गार प्रदान करना, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लाना, सब्सिडी उनको प्रोवाइड करना, जिससे सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल भी अदा करते हैं, नेगेटिव पार्ट भी प्ले करते हैं। तो कंक्लूजन में हम ऐसे आंसर में क्या लिखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम प्रॉपरली यूज़ करें, ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे। ठीक है, ना कि वो सरकार के लिए एक प्रॉब्लम बने और हमारे कंट्री को डेवलप करने में उसका सहयोग मिल सके। राइट, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखकर फिर हम उसको कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कृषि विपणन का वर्णन कीजिए और कृषि विपणन व्यवस्था की कमजोरियों को हमें बताना है। फिर कहा गया है कि कृषि उपज विपणन व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से बिहार सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं वो बताना है। तो कृषि विपणन में कृषि उत्पाद को उपभोक्ता तक ले जाने में शामिल जो सेवाएं हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। एग्रीकल्चर मार्केट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ले जाना कंज्यूमर तक, ठीक है, फार्म से कंज्यूमर तक। इन सेवाओं में कृषि उत्पादों का नियोजन होता है, उनका आयोजन होता है, उनको प्लान करके रखा जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है और हैंडलिंग की जाती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की। राइट, अब इसमें क्या कमज़ोरियां हैं? तो सबसे पहले अगर आप आंसर नहीं भी आपको पता है तो आप थोड़ा ध्यान लगाइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कि फार्म प्रोड्यूस को हम फार्म से कंज्यूमर तक ले जाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक तो जो हमारे फार्मर्स के पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, चीज़ें वहाँ पर वेस्ट हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है प्रॉपर कि वो टाइमली पहुँचा सके चीज़ों को,
पैसा नहीं है इतना, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, ठीक है, पॉइंट्स ये सारे हैं कि नहीं। तो इस तरह से हमें कई बार अगर आंसर नहीं आता है तो भी हम उनको थोड़ा बना सकते हैं चीज़ों को, यदि हमें थोड़ी जनरल जानकारी है। देख लेते हैं। देखिए, परिवहन सुविधा नहीं है, सुविधा का अभाव रहता है, उत्पाद की खराब गुणवत्ता है, ग्रेडिंग का अभाव है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं है, पैसा नहीं है उतना, भंडारण की सुविधाएं नहीं हैं, इंटरमीडियरीज आ जाते हैं जिसकी वजह से और पैसा बढ़ जाता है और नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। बिहार सरकार के हम उपाय देख लें। इसके अलावा भी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप सोचिए तो, और हम इनको यहाँ पर और एक दो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फार्मर्स की पहुँच नहीं है मार्केट तक, प्रॉपर पहुँच नहीं है मार्केट तक, उनके पास प्रॉपर चेन नहीं है, कि उनके पास प्रॉपर सुविधाएं नहीं हैं, मार्केट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मार्केट एक्सेस नहीं है उनके पास, ठीक है, और उनको कई बार उनके पास वो स्किल नहीं है कि वो मार्केट जाकर अपनी चीज़ों को सप्लाई कर सके, राइट। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बिहार सरकार के उपाय देख लेते हैं। बिहार सरकार में कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम 2006 में निरस्त कर दिया था। तो इसको निरस्त कर दिया था, इन्होंने फार्मर्स की सहायता करने की कोशिश की थी कि इसके अंतर्गत क्या था कि जो भी फार्मर्स हैं वो इसी में जाकर, इसी मंडी में समिति में जाकर, जो मंडियाँ होती हैं उसी में जाकर अपनी उपज देंगे। लेकिन इसको हटाने के द्वारा क्या हुआ था कि कोई भी फार्मर पूरे उसमें स्टेट में कहीं पर भी जहाँ पर उसको अच्छा प्राइस मिल रहा है वहाँ पर उसको बेच सकता है। विपणन बोर्ड और समितियों के बाज़ार को किराए पर मुक्त बाज़ारों में बदल दिया गया, ठीक है, और कृषि उपज सीधे किसानों से खरीदी जा सकती है और इन उत्पादों पर जो मंडी शुल्क लगते थे वो भी नहीं लगाए गए। और साथ ही हम देखें तो टर्मिनल बाज़ारों को कृषि व्यवसायी केंद्र, ग्रामीण हाट आदि से जोड़ा जाने लगा। कृषि व्यवसायी केंद्र भी विकसित किए गए हैं और बागवानी उपज के लिए कृषि प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि बागवानी जो होती है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये सारे प्रयास हैं जो बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा किए गए, राइट। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण और धरणीय विकास के बीच हमको संबंध बताना है और कहा गया है कि भारत में आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय अंतःपतन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण और धरणीय विकास, यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम ऐसे डेवलप करें कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका ऐसा प्रयोग करें, उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए कुछ बचे ही ना, बल्कि वो लंबे समय तक चल सकें चीज़ें, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा ना हो और पर्यावरण संरक्षण कि हम पर्यावरण को अपने ख़राब ना करें, उसको प्रोटेक्ट कर रखें। तो देख लेते हैं दोनों ही आपस में, अगर हम पर्यावरण संरक्षण करेंगे तो एक तरह से धरणीय विकास में वो सहायता करेगा, और यदि हम पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं तो वो धरणीय विकास नहीं कहलाएगा। तो पर्यावरण जो संरक्षण है इसका उद्देश्य स्वस्थ प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखना है, और धरणीय विकास पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को समाहित करता है, जिससे दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा मिलता है जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को लाभान्वित करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य सभी समाहित होते हैं। ये हमने देख लिया। उसके बाद बात की गई है आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय अंतःपतन पर हमको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो आर्थिक समृद्धि से क्या हुआ है, इससे स्वास्थ्य, कृषि और पशुधन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनीय क्षति देखने को मिली है। भारत के कुछ शहर हमें देखने को मिले हैं कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो गए हैं। प्रदूषण का उच्च स्तर है, चरम मौसम की घटनाएं हैं, कचरा उत्पादन हो रहा है और इसके कोई भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। भारत के पास धरणीय विकास और विकास के उन पुराने प्रतिमानों से अलग होने का एक बड़ा अवसर है जिसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। तो यदि भारत चाहे तो धरणीय विकास को बढ़ावा दे सकता है और आर्थिक समृद्धि के साथ धरणीय विकास को कर सकता है, राइट, और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। तो कुल मिलाकर जो हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें बात की गई है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंडिया का, इस पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम अंधाधुंध करते जाएं, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करते जाएं, जिसके चक्कर में हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड होता जा रहा है, और यही कारण है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हमारी जो कैपिटल सिटी है दिल्ली, वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ में आती है। इसके अलावा कई ज़्यादा सारे शहर हैं जो विश्व में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरफ हो रही है और दूसरी तरफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये आवश्यक है कि हमें एक बैलेंस रणनीति बनाने की,
ज़रूरत है और हम बैलेंस रणनीति के माध्यम से एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर सकते हैं और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। दोनों ही चीज़ों में सामंजस्य स्थापित करके बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि एक हद के बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमारे लिए ही नुकसानदायी हो जाता है और ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई भी फ़ायदा नहीं होता जहाँ पर एनवायरनमेंट डिग्रेड हो। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात की जा रही है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके माध्यम से भी यही प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसको भी मेंशन कर सकते हैं और इंडिया के जो उसमें प्रयास हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बता सकते हैं, इंडिया के क्या क्या प्रयास रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में क्या एनवायरनमेंट कैसे डिग्रेड हो रहा है। तो आवश्यकता किस चीज़ की है कि धरणीय विकास किया जाए, उसके साथ आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया जाए, ना कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ आर्थिक विकास। ठीक है, फिर देखते हैं क्षेत्रीय विकास से क्या तात्पर्य है। बिहार के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय नियोजन कहाँ तक सफल रहा है, इसकी विवेचना करनी है। तो क्षेत्रीय विकास से क्या तात्पर्य है, क्षेत्र का समग्र विकास और क्षेत्र का विकास की जो असमानताएं हैं उसको दूर करना। तो क्षेत्र का पूर्ण विकास और उसकी असमानताओं को दूर करना क्षेत्रीय विकास कहलाता है। 2004-05 से 2014-15 के बीच में बिहार 10% से अधिक वार्षिक विकास दर के साथ भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ते राज्य के रूप में उभरा है। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्योंकि हमें पता है बिहार एक पुअर स्टेट के रूप में जाना जाता है, तो हम उसकी जो आर्थिक वार्षिक विकास दर है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि इन 10 वर्षों में एक ऊंची आर्थिक विकास दर देखने को मिली है। बिहार सबसे महत्वपूर्ण कृषि राज्यों में से एक है। ये भारत में सब्जियों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा उत्पादक हो गया और फलों का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक है। खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, चीनी विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा राज्य में तेज़ी से बढ़ते कुछ उद्योग हैं और राज्य ने शिक्षा और पर्यटन जैसे जो अन्य क्षेत्र हैं इनके विकास के लिए पहल की योजनाएं बनाई हैं और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी के लिए को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य के पास लागत प्रभावी औद्योगिक श्रम का एक बड़ा आधार है, जो इस उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आदर्श गंतव्य बनता जा रहा है। राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा श्रम बाजार है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत पॉपुलेशन है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए लेबर के रूप में वहाँ पर उपलब्ध है। राइट, तो 2015-16 और 2020-21 के बीच में बिहार का जो GDP रहा है, GSDP रहा है मेनली, वो 13.17% की CAGR से बढ़ेगा। ठीक है, CAGR का फुल फॉर्म है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कहा गया है बिहार में प्रति व्यक्ति शुद्ध जो राज्य घरेलू उत्पाद है, यानी कि जो पर कैपिटल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। राइट, तो हमने ये बिहार के संदर्भ में देख लिया है कि बिहार के जो आर्थिक विकास है इसमें क्षेत्रीय नियोजन कहाँ तक सफल रहा है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इन प्रयासों के माध्यम से बिहार सरकार की ये सारे यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। प्लानिंग का ही परिणाम था, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं क्योंकि बिहार आज भी एक पुअर स्टेट के रूप में ही जाना जाता है और जो इम्प्लीमेंटेशन है योजनाओं का वो उस लेवल पर नहीं हुआ है। वहाँ पर आज भी एक बड़ी पॉपुलेशन है जो इलिटरेट है, जो अनएम्प्लॉयड है, पॉवर्टी भी ज़्यादा है। तो ये सारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो जाएंगे। विवेचना की बात की गई है तो आप यहाँ पर डेवलपमेंट की पॉइंट्स दिखाएंगे, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, क्या परिणाम रहा है वहाँ की प्लानिंग का, कि ये सारे परिणाम देखने को मिले हैं। लेकिन कुछ नेगेटिविटी अभी भी है क्योंकि बिहार आज भी एक पुअर स्टेट के रूप में ही जाना जाता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी ऐड करके फिर आप कंक्लूड करेंगे कि एक और बेहतर रूप से एक कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति के माध्यम से बिहार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है और बिहार में जो बाढ़, सूखे जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं इनको भी यदि सुलझा लिया जाए तो और प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है। फिर देखते हैं, कहा गया है अन्य देशों की तुलना में भारत अलवण जल संसाधनों से सुसंपन्न है। समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए कि क्या कारण है कि भारत इसके बावजूद जलाभाव से ग्रसित है। वैज्ञानिक प्रबंधन तथा तकनीकी का इस समस्या के निदान में क्या योगदान हो सकता है, इसकी भी व्याख्या करनी है। देखिए, भारत में फ्रेश वाटर के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और पानी की कमी लेकिन तब भी देखने को मिलती है, तो इसके क्या कारण है। तो पहले तो आपको लिखना होगा कि भारत के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि इंडिया कितना संपन्न है, कितना % पानी के रिसोर्सेज इंडिया में पाए जाते हैं। तब भी नीति आयोग ने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया वर्स्ट वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। क्यों है ऐसा, तो उसके बाद हम देखेंगे क्या कारण है
कि आज भी भारत में वाटर स्कैर्सिटी है। तो पानी की कमी के क्या कारण है? यहाँ पर असमान जल वितरण है। वर्षा कुछ ही महीनों में होती है और कुछ महीनों में इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि फ्लड्स आ जाते हैं, और कुछ बाद के महीनों में हम देखें तो ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं। अधिक आबादी वाले जो शहर है वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों पर ज़्यादा दबाव है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर तकनीकी का अभाव है, छोटी भूमि जोत है, भूजल का अधिक एक्सप्लॉयटेशन है, दोहन है, उपयोग किए गए जो पानी है उसको रिसाइकिल नहीं किया जाता है, ठीक है, जैसे कि इजराइल जैसी कंट्रीज़ में किया जाता है। उसके बाद वर्षा जल संचयन के बारे में जागरूकता नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी टेक्निक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। जलवायु परिवर्तन से ड्रॉट की जो घटनाएं हैं उनमें भी वृद्धि देखने को मिली है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया में वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रही है। इसका समाधान कैसे हो सकता है कि हम जो जल है, जो वर्षा जल है, उसको संग्रहित करें। इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग किया जा सकता है। सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन जिसके अंतर्गत आता है, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, तो इसके माध्यम से हम पानी की बचत कर सकते हैं। अपशिष्ट जल जो है उसका पुनः उपयोग के रीयूज़ करें। सामुदायिक तालाब यानी कि कम्युनिटी पॉन्ड्स का निर्माण करें, जिससे कि ग्राउंड वाटर जो है हमारा उसका लेवल भी इंक्रीज़ होगा। और पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स का भी उपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं। ट्रीज़ लगाने से भी जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ समाधान कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लिया हमने। यहाँ पर हमको बताना था क्या कारण है, इसके बावजूद भी जलाभाव से ग्रसित है। वैज्ञानिक प्रबंधन तथा तकनीकी का इस समस्या के निदान में क्या योगदान हो सकता है, तो ये भी देख लेते हैं। वाटर कंजर्वेशन के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति को। देखिए, तो साइंस और टेक्नोलॉजी से हम वाटर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। हम GIS मॉनिटरिंग कर सकते हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की। इसके अलावा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं ऑप्टिमल, जिससे जो यूसेज है वाटर का, ग्राउंड वाटर के यूसेज के बारे में पता चल सके, पानी वेस्ट ना हो। रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इरिगेशन कंट्रोलर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ही हेल्प से ये हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ ऐसे प्रयास हैं जिनके माध्यम से वाटर कंजर्व कर सकते हैं। और सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। कौन कौन से प्रयास हैं उनको भी हम, सरकार के जो भी प्रयास हैं उनको यदि हम आंसर में मेंशन करते हैं तो वो अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। तो सरकार के प्रयास में क्या आता है, हर घर नल से जो जल योजना है, हर घर नल से जल योजना, ये जल शक्ति अभियान के अंतर्गत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। प्रयास है कि हर घर में नल से जल पहुँचेगा, पाइप्ड वाटर पहुँचेगा, ठीक है। तो ये सारे प्रयास हो गए। हमने यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी के भी एग्जाम्पल्स कुछ डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है बिहार राज्य में बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन वैज्ञानिक प्रयासों का सुझाव दीजिए जिन्हें आप लागू करना चाहेंगे। तो ऊर्जा आवश्यकता बिहार राज्य में बढ़ रही है, तो पहले क्या कहेंगे, किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा आवश्यकता महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा। और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 89% जनसंख्या निवास करती है, कहाँ पर, बिहार में। इसलिए बिजली प्रदान करना महत्वपूर्ण आर्थिक विकास की दिशा में पहला कदम हो जाता है। बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग, सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। ऊर्जा को विकेंद्रीकृत करने के लिए ऊर्जा सेवा कंपनियों की स्थापना की जा सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का प्रयोग कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। माइक्रो ग्रिड्स के लिए सहायक संस्थागत रास्ते बनाए जा सकते हैं। ऊर्जा कुशल बल्बों का प्रयोग कर सकते हैं जो एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स हों। तो कुछ आपके ये इनोवेटिव आइडियाज़ हो सकते हैं जो आप सुझाव में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सुझाव होने चाहिए और आप कहेंगे कि इन सुझावों के माध्यम से बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा आप और भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की हमको गंभीरतापूर्वक विवेचना करनी है। विज्ञान और तकनीकी नकारात्मक प्रभावों को कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो वैश्वीकरण है ये दुनिया के विचारों, उत्पादों, संस्कृति के जो अन्य पहलू हैं इनके आदान प्रदान से उत्पन्न एक अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या हो गया है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में सामने आई है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने हैं हमको। सकारात्मक प्रभाव तो हम देखें तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनकी वृद्धि हुई है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अपग्रेडेशन हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, लिटरेसी बढ़ी है, महिला की शिक्षा एजुकेशन बढ़ी है, लोगों में जागरूकता आई है,
ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बढ़ी है, इसी का इम्पैक्ट हुआ है। उसके बाद ऋणात्मक अगर पॉइंट्स देखें तो इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। लोगों के पास इनकम जिनकी बढ़ती जा रही है वो और रिच होते जा रहे हैं, और पुअर जो हैं वो और पुअरर होते जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में स्थिर विकास रहा है, जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो ख़राब देखी गई है, उतना वृद्धि नहीं हो पाई है। सांस्कृतिक मूल्यों की हानि हुई है। आज हम वेस्टर्नाइजेशन से ज़्यादा प्रभावित दिखाई देते हैं, है ना। तो ये अगर आप ऐसे देखेंगे, क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है तो आप सारे पॉइंट्स एक साथ लिख देंगे, वरना आप इकोनॉमिक पॉइंट्स में देखें, इकोनॉमिक देखें, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। फिर आप सोशल इम्पैक्ट देखें तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग भी हम इनको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई हमसे स्पेसिफिक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऐसा नहीं पूछा है, तो हम एक साथ सारे पॉइंट्स मेंशन कर देंगे। उसके बाद कहा गया है कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उद्योग और कृषि क्षेत्र को विकसित कर सकता है। जो उद्योग और कृषि हमारा पीछे रह गया है, कृषि क्षेत्र में विज्ञान का, अगर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें तो हम उसमें इनोवेशन कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से साक्षरता में वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ साक्षरता की कमी देखी गई है। तो नई तकनीकों के लिए नागरिकों को बेहतर ढंग से सुसज्जित किया जा सकता है साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरह से जो ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, लोगों के पास स्किल नहीं है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को लिटरेट किया जा सकता है, उनको स्किल प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। और आय असमानता क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास स्किल होगा तो एम्प्लॉयड होंगे वो। और इसके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा दी जा सकती है, जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँच रही है, लोग इलिटरेट हैं, वहाँ पर भी साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं, और साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको कम करने का प्रयास किया जा सकता है। देखिए, इसके साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो कल्चरल चीज़ें हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जो दूर दराज तक लोग बैठे हैं उन तक हम अपने कल्चरल प्रोग्राम्स पहुंचा सकते हैं, ठीक है, टीवी और इन सारी चीज़ों के माध्यम से, राइट। तो इस तरह से आप अपनी तरफ से भी कुछ इनोवेटिव पॉइंट्स ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो हमने लिखे हैं उन्हीं को आप रख लें, आप अपनी तरफ से कुछ सोचने का प्रयास कीजिए कि कैसे दूर किया जा सकता है। एकदम रैंडमली अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको कैसे हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो कई बार हमें कुछ पॉइंट्स खुद भी सोचने चाहिए, राइट। खुद भी कुछ सोचने का प्रयास कीजिए, कुछ ढूंढने का प्रयास कीजिए, तो आपको ऐसी चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। बाकी जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इसके साथ हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।